अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर टैक्स ईयर 2024 फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। जो सैलरीड इंडिविजुअल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हों, वो अपनी टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न जो है वो किस तरह फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले गूगल पे चलूँगा। गूगल पे जाके मैं सर्च करूँगा आईआरएस एफबीआर। इसके बाद जो सबसे पहला लिंक आएगा आपके पास, आप सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे तो ये आपको जो एफबीआर का इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पोर्टल है उस पर ले जाएगा। तो ये सिंपली इस वार्निंग को क्लोज करूँगा। और इसके बाद अगर तो आपका एनटीएन बना हुआ है तो जो आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं, जिसमें आपका सीएनआईसी आ जाएगा और पासवर्ड आ जाएगा जब आपने अपना एनटीएन बनाया होगा, तो वो डाल के सिंपली लॉगिन कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने अपना एनटीएन नहीं बनाया हुआ तो सिंपली आप ये लॉगिन के नीचे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना एनटीएन जो है कुछ मिनट्स में आप बना सकते हैं। तो सिंपली लॉगिन पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे आया तो मेरे पास कुछ प्रोसेसेस आ जाएंगे। अगर मैं एक्सट्रीम लेफ्ट पे देखूं तो मेरे पास सारा रजिस्ट्रेशन, फिर डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड एंड सो ऑन। तो हमारा कंसर्न है डिक्लेरेशन के साथ। ये डिक्लेरेशन के साथ ड्रॉप डाउन बना हुआ है, तो सिंपली डिक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा। ऑल ऑप्शंस, रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल स्लैश सिंप्लीफाइड, रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल। तो हमने जाना है रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे, तो सिंपली इस पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें, ये जो आपका पोर्शन है ये वाइट हो जाएगा। जैसे मैंने रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल पे क्लिक किया, मेरे पास ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। उसके बाद नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी स्लैश कंपनी और सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स स्लैश क्लासिक व्यू। तो हमारा कंसर्न है जी सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे से पूछ रहा है टैक्स पीरियड। तो टैक्स पीरियड आपने याद रखना है कि जिस ईयर की हम रिटर्न कर रहे हैं वो हमारा टैक्स पीरियड है। 2024 खत्म हुआ है तो हमारा टैक्स ईयर होगा 2024, तो सिंपली इधर 2024 लिख दूंगा। तो आपने याद रखना है कि जो हमारा टैक्स ईयर है वो हमेशा स्टार्ट होता है जुलाई टू जून। हमारा जो कैलेंडर ईयर है वो नॉर्मली चल रहा होता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन टैक्स के केस में यूजुअली 99% केसेस में जो आपका टैक्स ईयर होगा वो होगा 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। और सैलरी के केस में 100% इंडिविजुअल जो है उनका टैक्स ईयर यही होगा 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने टैक्स पीरियड सेलेक्ट कर लिया, मेरे पास कंटिन्यू का बटन आ गया। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका टैक्स पीरियड गलत सेलेक्ट हो गया तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट करके सारे को आप दोबारा से लिख के भी सर्च कर सकते हैं इसको। ये देखिए, मैंने 2024 लिखा तो मेरे पास जो पीरियड है वो दोबारा आ गया। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद क्लिक करूंगा कंटिन्यू पे। तो ये मेरे पास जो रिटर्न का फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। ईयर 2024 सेक्शन 114 सब सेक्शन 1। ये जो सेक्शन 114 है ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के हवाले से। रिटर्न ऑफ इनकम फॉर अ पर्सन ड्राइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज एलिजिबल टू फाइल सैलरी रिटर्न। तो आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि सैलरी रिटर्न सिर्फ उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनकी जो सैलरी इनकम है वो 75% या इससे एक्सीड कर रही है बाकी सोर्स ऑफ इनकम से। सपोज कर लें आपकी रेंटल इनकम भी है, आपकी बिजनेस इनकम भी है, लेकिन अगर वो 25% से एक्सीड कर जाएगी तो आपने फिर नॉर्मल रिटर्न सेलेक्ट करनी है। जो मैंने आपको दिखाया था कि सबसे पहले आ रही है सैलरी रिटर्न और उसके बाद आ रही है नॉर्मल रिटर्न। अगर आपकी अदर इनकम जो है अदर देन सैलरीज, जैसे आपकी रेंटल इनकम है या बिजनेस इनकम है, वो एक्सीड कर रही है 25% से, तो आपने अदर देन सैलरी वाली रिटर्न करनी है। तो मेरे पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद डाटा, पेमेंट और एट्रीब्यूट टैब है। तो हमारा अभी फिल वक्त कंसर्न है डाटा टैब के साथ। तो ये देखें, डाटा टैब आपका ब्लू हुआ है। नीचे आऊँगा, सबसे पहले आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स, फिर फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स, और उसके बाद आ रहा है 116 वेल्थ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉयमेंट है, इसके बाद सैलरी है, हमने सारी फिगर्स इधर ही पंच करनी है आपकी सैलरी वाली। इसके अलावा ये देखें, ये ड्रॉप डाउन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये हाइड हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा। तो सिंपली ये नीचे वाले जितने भी हैं, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, आपका फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर, टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स और ये वेल्थ स्टेटमेंट, ये सारे आपके हिडन है। तो जैसे जैसे आप जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन होता जाएगा। सैलरी में आपके पास आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये जो सबसे पहले ये जो टॉप पे जो आ रहा होगा ये आपका, ये नीचे जितने भी हेड्स हैं उनका टोटल कर रहा होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में जितनी भी टाइप की सैलरीज आ रही हैं ये उनका सबका टोटल, ये कोड जो 1000 है इसमें टोटल हो रहा होगा। सबसे पहले वो कह रहा है पे वेजेस और अदर रेम्युनरेशन। जो आपकी सैलरीज हैं, वेजेस हैं, काइंड ऑफ रेम्युनरेशन है वो आपके इधर आ जाएंगी। आपके अलाउंसेस इधर आ जाएंगे अगर सेपरेटली गिवन है। एक्सपेंडिचर रिम्बर्समेंट,
अगर आपने कहीं ट्रैवल किया है और आपकी कंपनी ने आपको रिम्बर्स किया है तो वो इधर आ जाएगा। आपके कोई पर्क्स हैं, ट्रैवलिंग हो गया, कन्वेंस हो गया, तो आपके इधर आ जाएंगे। प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ आर इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेमुनरेशन इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट्स में यूजली आपका गोल्डन हैंडशेक आ जाता है। सपोज कर लें आपकी कोई एंटिटी थी, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है या उसने अपना बिजनेस वाइंड अप कर लिया, तो अपने एम्प्लॉयज़ को गोल्डन हैंडशेक दे देती है। सपोज कर लें कि एंटिटी कहती है आप 10 साल की सैलरी ले लें और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दें। सो ये गोल्डन हैंडशेक के ज़िम्मे में आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पे स्लिप दिखाता हूँ कि उनकी पे स्लिप से हमने जो सैलरी है और टैक्स है उसको किस तरह कंप्यूट करना है। उसके बाद जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से, तो मैं वो दिखाता हूँ कि उसमें से आपने टैक्स की अमाउंट और जो आपकी सैलरी है उसको किस तरह कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉयज़ की। ये मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप है। हेल्थ अथॉरिटी पंजाब, हेल्थ डिपार्टमेंट में ये काम करता है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस शेखुपुरा, मंथली सैलरी स्टेटमेंट जुलाई 2023। तो ये जुलाई 2023 की उसकी सैलरी स्लिप है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर, जो भी उसका नाम है या उसका फादर नेम है वो आ जाएगा। उसका पर्सनल नंबर आ गया, CNIC आ गया, डेट ऑफ बर्थ, एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस आ गया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी आ गई उसकी सारी, डेजिग्नेशन कहाँ है, कहाँ वो एलोकेटेड है, सेक्टर कौन सा है, पेरोल सेक्शन कौन सा है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके बाद मैं चलूँगा नीचे, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है अलाउंसेस की, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो सबसे पहले नीचे चलूँगा, तो आपने देखना डिडक्शन स्लैश जनरल इनकम टैक्स 8811। तो ये जो इसका टैक्स है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ये इतना कटा हुआ है, ये देखें आप, 8,811 रुपये। उसके बाद मेरा कंसर्न है ग्रॉस पे 1,60,485। इसकी जो ग्रॉस पे है सारा कुछ ऐड करके विदाउट डिडक्शन ये है 1,60,485 रुपये, और जो इस पर इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है इस माह का वो है 8,811 रुपये। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। इसी तरह आपने सारे मंथ की जो सैलरी स्लिप्स हैं उसमें से ग्रॉस पे लिख लेनी है और उसमें जो इनकम टैक्स डिडक्ट हो रहा है वो लिख लेना है। इसके बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट मंथ की सैलरी स्लिप पे। तो ये देखें, ये मेरे पास मंथली सैलरी स्टेटमेंट आ गई अगस्त की। तो नीचे चलूँगा, इस माह इसका इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है 8,974, 8,974 रुपये, और ग्रॉस पे इंक्रीज कर गई है 1,74,849 रुपये। तो ये आपने हर मंथ की सैलरी, चाहे आप किसी पेज पे लिख लें, चाहे आप किसी एक्सेल की शीट पे लिख लें, एक कॉलम बनाएं आप सैलरी का और एक कॉलम बना लें टैक्स का। तो इस तरह आपने हर माह की सैलरी और जो टैक्स है उसको लिख लेना है। इसके बाद जब आप जून की सैलरी पे जाएंगे तो आपने जो अपना टैक्स जो कंप्यूट किया है, जो आपने कैलकुलेट किया है और जो आपकी सैलरी स्लिप में आ रहा है, आपने उसका टोटल भी कर लेना है। ये देखें, ये बता रहा है डिडक्शन स्लैश इनकम टैक्स पेएबल 1,07,523 रुपये। तो आपने देख लेना है कि जून की सैलरी में जितना पेएबल आ रहा था उतना डिडक्ट हो गया कि नहीं। ये पेएबल आ रहा है जी 1,07,522, रिकवर टिल अगस्त 17,785 और रिकवरेबल 89,738। तो जब आप जून पे पहुंचेंगे तो आपका पेएबल और रिकवर्ड जो है वो बराबर हो जाएगा और रिकवरेबल 0 आ जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि जून तक जाते जाते ये जो आपकी डिडक्शंस हैं, डिडक्शन स्लैश इनकम टैक्स, ये आपका रिकवर्ड में 0 आ जाएगा, और जो आपने इनकम टैक्स हर माह का टोटल किया होगा वो लास्ट में जो है वो आपके पेबल के बराबर आ रहा होगा। ये आपने बात याद रख लेनी है, इससे आपका जो इनकम टैक्स है उसकी अमाउंट टैली हो जाएगी। और जो ग्रॉस पे है वो आपने हर माह ये नीचे सैलरी स्लिप के आके आपने देख लेनी है, यहाँ से आपने टोटल कर लेनी है। तो मैं आपको एक्सेल की शीट दिखा देता हूँ जहाँ मैंने इसका टोटल किया हुआ है। ये मैंने सैलरी का हर माह टोटल किया हुआ है। ये देखें, जुलाई में मैंने आपको दिखाया था मेरी सैलरी है 1,60,458 रुपये और इस पे 8,811 रुपीज़ टैक्स डिडक्ट हुआ था। अगस्त की आ रही है 1,74,849 और इस पे टैक्स डिडक्ट हुआ था 8,974। मैं आपको अगस्त की सैलरी दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें 8,974 और सैलरी थी 1,74,849। तो ये मैंने इधर लिख ली एज इट इज़। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और सारी जून तक मैंने सैलरी कंप्यूट कर ली और जो मेरा टैक्स बन रहा था वो मैंने लिख दिया। बाद में मैंने इस टैक्स को जून वाली सैलरी से टैली किया और ये मेरा जो था टैक्स पेबल और रिकवर्ड के साथ ये मैच कर रहा था। इसके बाद चलूँगा वापस अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे।
तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले आ रहा है पे, वेजेस और अदर रेम्युनरेशन। तो हमारे पास तो कोई ब्रेकअप है नहीं, तो आपने सारी की सारी फिगर जो है, ये जो टोटल अमाउंट है इसके आगे ये कॉलम आ रहा है, ये एडिटेबल है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको लिखने देगा। चाहे आप वैसे लिख लें या आप एक्सेल से Ctrl+C Ctrl+V भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। तो ये 21,07,737 मेरी सैलरी आ गई। उसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करूंगा तो ये देखें अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, कोई भी अमाउंट एग्जाम नहीं थी और मेरी जितनी टैक्सेबल अमाउंट थी वो इधर आ गई। तो ये मेरा जो सैलरी वाला कॉलम है ये पूरा हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनका टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट किस तरह का होता है। तो ये मेरे पास एक कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉई का टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, और डेटेड होगा सर्टिफाइड एट सम ऑफ ₹90,000 ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम, नेम आ जाएगा, जो पर्सन है उसका CNIC आ जाएगा या NTN आ जाएगा। ये सबसे ऊपर जो टैक्स जितना डिडक्ट हुआ हुआ है वो अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद पीरियड आ गया कि ये कब से कब तक टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। तो ये जनाब 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है। उसके बाद सेक्शन कौन सा है, तो सेक्शन जो सैलरी को डील करता है वो सेक्शन 149 है, ऑन अकाउंट ऑफ सैलरी। नीचे चलूंगा, उसके बाद आ जाएगा ऑन वैल्यू अमाउंट ऑफ ₹18 लाख। तो ये जो 18 लाख है ये आपकी सैलरी है और जो सबसे ऊपर फिगर दी गई है वो आपका टैक्स है। 90,000 टैक्स कटा था और 18 लाख सैलरी थी। उसके बाद बता रहा है कि टैक्स किस किस तरह डिडक्ट हुआ आपका और कैसे कैसे डिपॉजिट हुआ, डेट ऑफ डिपॉजिट, कहाँ डिपॉजिट हुआ, ब्रांच, अमाउंट और चलान्स। उसके बाद नीचे चलता हूँ, कंपनी का नेम आ जाएगा जिसने आपका टैक्स विथहेल्ड किया, जो भी टैक्स मैनेजर होगा या अकाउंट्स मैनेजर होगा या CFO होगा उसका नाम आ जाएगा, कंपनी का एड्रेस आ जाएगा, कंपनी का NTN आ जाएगा। सो ये आपका एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है जो आपको आपका एम्प्लॉयर देता है। तो सिंपली अगर आपके पास टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बहुत आसान है, सिंपली आपने सैलरी की अमाउंट कॉपी करनी है और टैक्स की अमाउंट कॉपी करनी है। तो वापस रिटर्न पे चलूंगा। अच्छा जी, ये मेरी सैलरी की अमाउंट आ गई। उसके बाद आपने जाना है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में। तो सिंपली ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स रिडक्शंस, टैक्स क्रेडिट, एडजस्टेबल टैक्स, कैपिटल एसेट्स, फाइनल, फिक्स, मिनिमम, एवरेज, रेलेवेंट स्लैश रिड्यूस टैक्स। तो हमारा जो सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट होता है ये होता है हमारा एडजस्टेबल टैक्स। तो सिंपली एडजस्टेबल टैक्स पे क्लिक करूंगा तो ये जितने भी एडजस्टेबल टैक्स के सेक्शंस हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे। सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149, डायरेक्टरशिप फी, प्रॉफिट ऑन डेट, एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, फिर आपकी टोकन टैक्स आ जाएगा गाड़ियों का, टेलीफोन पे जो आपका डिडक्ट हुआ हुआ है, सेल फोन यानी कि जो आप इजी लोड वगैरह करते हैं जो उस पर डिडक्ट हुआ हुआ है, आपके इंटरनेट के बिल पे, प्रॉपर्टी सेल या परचेज करने पे। तो जितने भी एडवांस टैक्स के सेक्शंस हैं वो सारे इधर आ रहे होंगे। तो हमारा फिल वक्त कंसर्न है सबसे ऊपर, अगर मैं चलूँ सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज अंडर सेक्शन 149, तो जो मेरा एडवांस टैक्स करता है सैलरी पे वो अंडर सेक्शन 149 करता है। तो जो मेरी एक्सेल की शीट थी वहाँ से जो टैक्स की टोटल अमाउंट है वो कॉपी करूँगा, ये 1,28,470 इसको कॉपी करूँगा। तो जी सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149 सबसे पहले आ रहा है रिसीट स्लैश वैल्यू, किस वैल्यू पे टैक्स डिडक्ट हुआ। तो इधर अगर आप लिखना चाहें तो अपनी सैलरी की अमाउंट लिख दें। फिर वो कह रहा है टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वापस जाऊँगा अपनी एक्सेल की शीट पे, जो मेरी सैलरी की अमाउंट है इसको कॉपी करूँगा और वापस आ जाऊँगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न पे। तो ये रिसीट वैल्यू में जो मेरी सैलरी है वो लिख दूंगा और कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा। उसके बाद जितना टैक्स डिडक्ट हुआ वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूंगा। तो जी ये मेरी टैक्स की अमाउंट आ जाएगी, सिंपली दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो ये मेरी सैलरी थी, रिसीट वैल्यू ये थी और इतनी अमाउंट पे टैक्स डिडक्ट हुआ। तो जी यहाँ तक जो मेरी सैलरी थी उसका काम खत्म हो गया। अगर तो आपकी सैलरी इनकम है सिर्फ तो आपने इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपकी जो सैलरी थी उसकी फीडिंग यहाँ तक खत्म हो गई। उसके साथ साथ आपने रिटर्न को सेव भी करते जाना है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यूजुअली किन चीज़ों पे आ रहा होता है, आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स थे आपने वो सेल कर दिए, गोल्ड सेल कर दिया, एंटीक, कॉइन्स, मेडेलियन, इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं आपके पास थी वो आपने सेल कर दी। तो इस तरह की चीज़ों पे आपके पास आएगा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन की फिगर्स आप यहाँ लिख देंगे, कितना कैपिटल गेन आया। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म में आपके पास अगर आपने सिक्योरिटीज हेल्ड की हुई हैं, मतलब कि आपके पास शेयर्स हैं किसी कंपनी के
और शॉर्ट टर्म में भी आपके पास शेयर्स वगैरह आ जाएंगे। इसके अलावा कोई और गेन आ रहा है आपके पास प्रॉपर्टी सेल करने पे, ज्वेलरी सेल करने पे, तो सिंपली आप कैपिटल गेन में जाके टोटल अमाउंट इधर लिख देंगे। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके इसको क्लोज करता हूँ। इसके बाद आ जाएगा अदर सोर्स ऑफ इनकम, रिसीट स्लैश डिडक्शंस, इस पर क्लिक करूँगा। अच्छा जी, इसके बाद अगर आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट आपका है, शोहदा फैमिली बेनिफिट अकाउंट है, तो उस पर जो आपका गेन आ रहा है वो आपका इधर आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उस पर जो प्रॉफिट आ रहा है वो 50 लाख से ज़्यादा है तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। जो 50 लाख से कम अमाउंट आ रही है वो हम लिखेंगे फाइनल फिक्स स्लैश मिनिमम टैक्स में जाके। यूजली जो प्रॉफिट है सेविंग अकाउंट पे उसको लॉ कहता है प्रॉफिट ऑन डेट, यानी कि जो इंटरेस्ट इनकम है वो यूजली कहलाती है प्रॉफिट ऑन डेट। आपकी अदर रिसीट्स हैं, किसी और सोर्स से आपकी इनकम आ रही है, और पेंशन भी जो होगी आपकी वो आ रही होगी अदर रेवेन्यूज में, यानी कि अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है आपकी। क्लोज करूंगा इसको। उसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स है या एग्रीकल्चर इनकम है तो इधर आ रही होगी। दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो वो कह रहा है फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। फॉरेन सोर्स पे क्लिक करता हूँ। अगर तो आपकी कोई फॉरेन इनकम है, बाहर से कोई आपकी इनकम हो रही है, तो आप सिंपली इनकम को इस कॉलम में मेंशन कर देंगे। और अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो सिंपली आप एग्रीकल्चर इनकम की अमाउंट इधर मेंशन कर देंगे। मोस्टली टीचर्स हमारे ऐसे भी हैं जो एजुकेशन के साथ साथ, यानी कि पढ़ाने के साथ साथ वो एग्रीकल्चर का काम भी करते हैं। तो अगर आप अपनी एग्रीकल्चर इनकम लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी सैलरी इनकम 75% या इससे एक्सीड कर रही हो। अगर आपकी इनकम 75% से कम हो जाती है सैलरी इनकम, तो आपने नॉर्मल वाली रिटर्न ओपन करनी है। तो मैं जो सैलरी इनकम है इस केस में 75,000 लिख देता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। एज इट इज सैलरी इनकम को कॉपी करूंगा और अमाउंट एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स स्लैश सब्जेक्ट टू फिक्स स्लैश फाइनल टैक्स में ऐड कर दूंगा। ये जो सेंटर में कॉलम आ रहा है, तो इधर क्लिक किया और इधर अमाउंट ऐड कर दी। कैलकुलेट पे क्लिक किया। अच्छा जी, अमाउंट को एग्जम्प्ट के कॉलम में ऐड करने का पर्पज़ ये था कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ये फेडरल में एग्जम्प्ट है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो प्रोविंसेस में टैक्स होती है। एग्रीकल्चर इनकम पे आप प्रोविंस में टैक्स देते हैं। तो ये मेरी एम्प्लॉयमेंट पूरी हो गई, कैपिटल गेन नहीं था, अदर सोर्स भी मेरी कोई नहीं थी। इसके अलावा फॉरेन सोर्सेज स्लैश एग्रीकल्चर में मैंने एग्रीकल्चर इनकम 75,000 ऐड कर दी। एरो पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज करूंगा। इसके बाद जाऊंगा टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में एंड सब्सिक्वेंटली मैं जाऊंगा एडजस्टेबल टैक्स में। सबसे पहले मैंने ऐड किया था एडजस्टेबल टैक्स में सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। मैंने अपनी सैलरी अमाउंट ऐड कर दी। उसके बाद टैक्स कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड जो था, जितना मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ था वो मैंने अमाउंट ऐड कर दी। इसके अलावा मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है सेल फोन पे, जो मैं सेल फोन यूज़ करता हूँ उस पर मेरा टैक्स डिडक्ट होता है। जितना मैं बैलेंस करवाता हूँ, जितना मैं रिचार्ज करवाता हूँ, उस पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाता है। तो सिंपली नीचे आऊँगा तो ये आप देख सकते हैं सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए। तो यहाँ पे आके जो मेरी सेल फोन की डिटेल है वो मैं ऐड करूँगा। तो सेल फोन का जो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी मोबाइल की ऐप में जाके वहाँ से टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो टेलीकॉम कंपनी है उसको ईमेल करके भी अपना टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट मंगवा सकते हैं, या उनको कॉल करके भी अपना जो टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट है वो मंगवा सकते हैं। तो मैं आपको एक टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ मोबिलिंग का। तो जी ये मेरे पास एक टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट आ रहा है मोबिलिंग का। तो अगर आप किसी भी नेटवर्क के यूज़र हैं तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करते हैं और वो आपको टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं। आप किसी भी मोबाइल कंपनी की ऐप में जाके अपना टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें वही जिस तरह हमारे सैलरी के सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर टैक्स की अमाउंट आ रही थी, तो ये इधर टैक्स की अमाउंट आ रही है। सर्टिफाइड एट अ सम ऑफ ₹2,703 ऑन अकाउंट ऑफ इनकम टैक्स हैज़ बीन कलेक्टेड। तो ये 2,703 रुपये जो है या 2,704 रुपये जो है मेरा इनकम टैक्स डिडक्ट किया हुआ है इन्होंने मोबिलिंक वालों ने। नीचे चलूँगा, एज इट इज़ आपका एड्रेस आ जाएगा, आपका CNIC नंबर, आपका मोबाइल नंबर आ रहा होगा, पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड, उसके बाद पीरियड आ रहा होगा फिस्कल ईयर 2023-2024, यानी कि 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024। अंडर सेक्शन 236 जैसे मैंने आपको दिखाया उधर, ऑन अकाउंट ऑफ टेलीफोन यूजेज ऑन द वैल्यू अमाउंट ऑफ रुपीज़ 18,029 रुपये। तो 18,029 रुपये की जो अमाउंट है इतने का मैंने लोड करवाया पूरे साल में।
नीचे कंपनी का नेम, एड्रेस, एनटीएन, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो वापस चलता हूँ रिटर्न पे, और ये जो मेरी अमाउंट है इसको वहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास आ रहा है सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236(1)(a। और अगर आप इसके लास्ट पे देखें, ये आपको कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा। ये जितने भी कॉलम्स आ रहे हैं जिनके आगे प्लस बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक नहीं कर सकते जब तक आप रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऐड ना कर दें। और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं सिर्फ प्लस पे क्लिक करने के बाद। अगर आप सैलरी पे जाएं तो सैलरी वाले कॉलम में प्लस का बटन नहीं बना हुआ। इसी तरह डायरेक्टरशिप फी और प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 के आगे भी प्लस का बटन नहीं बना हुआ। तो सिंपली जिनके आगे प्लस का बटन बना हुआ है उन कॉलम्स में आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते जब तक आप प्लस पे क्लिक करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ना फिल कर दें। तो नीचे चलता हूँ, सेलफोन बिल अंडर सेक्शन 236(1) सब सेक्शन ए। तो इसके आगे ये प्लस का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है रेफरेंस/कंज्यूमर नंबर। तो जो आपका पूरा मोबाइल नंबर है जिस पे टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है, तो आप वो पूरा नंबर इधर ऐड कर देंगे। उसके बाद कंटेंट्स में पूछ रहा है यूटिलिटी टाइप क्या है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, यूटिलिटी कंपनी कौन सी है। तो सिंपली आप इसको आपने सिंपल रखना है, सिंपली आप इधर लिख देंगे प्रीपेड। भी आपकी कंपनी है वो आप लिख देंगे। मेरे केस में मोबिलिंक है तो मैं इधर मोबिलिंक लिख दूंगा, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये देखें मेरे पास दो कॉलम ओपन हो गए। टेलीफोन बिल ये सबसे ऊपर देखें, ये इधर टोटल आ जाएगा और ये नीचे सब टोटल आ रहा है। मैं मल्टीपल नंबर्स भी ऐड करता जाऊंगा, तो जैसे जैसे मैं नंबर ऐड करता जाऊंगा ये नीचे रोज ऐड होती जाएंगी, और जब सबको कैलकुलेट करूंगा तो इधर टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो मेरा बिल था टोटल 18,029 रुपये। 18,029 इधर जो रिसीट वैल्यू इधर लिख दूंगा, और जो टैक्स डिडक्ट हुआ था मेरा वो था 2704 रुपये। तो सिंपली ये अमाउंट आ गई, इतने का मैंने यूज़ किया जो मोबाइल बैलेंस था, और इतना टैक्स डिडक्ट हुआ 2,704 रुपये। तो सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। इसके अलावा अगर आप ये रिसीट वैल्यू ना भी लिखें इधर तो कोई मसला नहीं है। अगर ये रिसीट वैल्यू खाली भी रह जाए तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। इसके बगैर भी अगर टैक्स कलेक्टेड/डिडक्टेड लिखा आ जाएगा तो कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे दो तरह के टैक्स डिडक्ट हुए थे, एक मेरे पास था सैलरी और दूसरा मेरे पास आ गया सेलफोन का। अच्छा, उसके बाद अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल किया या ट्रांसफ़र किया तो इसका टैक्स ऑटोमेटिकली सिस्टम कंप्यूट कर देगा ड्यूरिंग द ईयर, अगर मैंने कोई की हुई है तो ये दे सकते हैं, ये एडिटेबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है और परचेज़ की है सेम ईयर में, मतलब आपने पहले प्रॉपर्टी खरीदी और फिर बेच दी, तो ये टैक्स कलेक्टेड/डिडक्टेड वाला कॉलम आ रहा है, इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी। सब्सिक्वेंटली अगर आपने प्रॉपर्टी प्रायर टू करंट टैक्स ईयर खरीदी है, इस टैक्स ईयर से पहले, तो इसकी वैल्यू इधर आप लिख देंगे जो इस पर टैक्स डिडक्ट हुआ होगा। इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है या ट्रांसफ़र की है अंडर सेक्शन 236 के, तो आपने जितनी अमाउंट की प्रॉपर्टी परचेज की है उसकी वैल्यू लिख देंगे सबसे पहले, और उसके बाद जितनी अमाउंट का आपने टैक्स पे किया प्रॉपर्टी खरीदने पे वो आप ये सेकंड वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह अगर आप कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे आपने फेसबुक की कोई पेमेंट कर दी, या कोई भी आपने कोई फॉरेन पेमेंट की किसी भी ब्याह पे, यूजली फेसबुक की या किसी और सब्सक्रिप्शन की आपने पेमेंट की, तो उस पर भी आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगता है। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में या क्रेडिट कार्ड में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा अंडर सेक्शन 236(y), तो उसकी अमाउंट आप इधर ऐड कर देंगे। तो ये एडजस्टेबल टैक्सेस में जितने भी मेरे टैक्सेस थे जो ड्यूरिंग डेट डिडक्ट हुए, मेरा सैलरी पे डिडक्ट हुआ और मेरा सेलफोन पे डिडक्ट हुआ, वो मैंने इधर ऐड कर दिए। अब इसके बाद मैं चलूँगा फाइनल फिक्स/मिनिमम। तो इस टैब में आपका क्या रहा होगा, इसमें आपकी डिविडेंड इनकम आ रही होगी, प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा होगा, प्राइस बॉन्ड, आपकी जो लॉटरी है या क्विजेज पे जो आपने अर्न किया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बोनस शेयर्स, कैपिटल गेन। उसके बाद कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़ है, ऊपर वाला प्रॉपर्टी पे था। देन आपका प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अगर आपका बैंक में सेविंग अकाउंट है और जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से कम है, तो उसकी अमाउंट आप इधर मेंशन करेंगे। सो हमारे केस में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनका यूजली अकाउंट होता है एमसीबी में या नेशनल बैंक में, और वो आमतौर पे सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपनी बैंक स्टेटमेंट है वो ले लेनी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि आपका प्रॉफिट ऑन डेट कितना है, यानी कि आपकी इंटरेस्ट इनकम कितनी है। तो मैं आपको बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक बैंक स्टेटमेंट है, अकाउंट नंबर आ रहा है, डेट ऑफ अकाउंट ओपन, स्टेटमेंट पीरियड आ रहा है। नीचे चलूँगा तो ये देखें प्रॉफिट लॉस
और विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 151। ये मेरा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मुझे 1304 रुपये का प्रॉफिट मिला है और उस पर टैक्स विदहेल्ड हुआ है 195 या 196 रुपये 15% के हिसाब से, क्योंकि ये पर्सन जिसकी मैं रिटर्न कर रहा हूँ ये फाइलर था। और आपका जो प्रॉफिट ऑन डेट है, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है या सूद मिल रहा होता है, ये यहाँ तो 6 माह यानी कि सेमी एनुअली प्रॉफिट लग रहा होता है या 3 माह के बाद आमतौर पे। तो पहला प्रॉफिट ये आ गया, इसके बाद नीचे चल के देखता हूँ। ये मेरे पास 320 रुपये ये है और 1304 ये मेरा ऊपर जो है प्रॉफिट लगा हुआ है। तो सिंपली मैंने इसको एक एक्सेल की शीट में कंसोलिडेट कर लिया, क्योंकि मैंने टोटल अमाउंट जाके इनकम टैक्स रिटर्न में लिखनी है। तो मैं आपको टोटल दिखा देता हूँ इसका। ये मेरी सैलरी की वर्किंग थी, ये मैंने प्रॉफिट की वर्किंग कर ली। पहला मेरे पास प्रॉफिट आया पहले 6 माह का 1304 रुपये और उसके बाद आया 320 रुपये। इस पे टैक्स लगा 196 और सेकंड वाली ट्रांजैक्शन पे 48 रुपीज़। तो ये मेरा 1624 रुपये मेरा प्रॉफिट ऑन डेट बन गया और इस पे टैक्स डिडक्ट हो गया 244 रुपये। उसके बाद वापस अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है उस पर चलूँगा और जो मेरा प्रॉफिट ऑन डेट है उसकी डिटेल्स फेच करूँगा। तो चलता हूँ अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे। अब ये इधर आ रहा है प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B, अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है या इंटरेस्ट इनकम जो है आपकी 50 लाख तक है तो वो आपकी आ जाएगी फाइनल फिक्स्ड एंड मिनिमम में, और अगर 50 लाख से ऊपर चली जाएगी तो आपकी वो अदर सोर्स में आ रही होगी प्रॉफिट ऑन डेट अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो अब इसमें हमने क्या करना है, ये देखें प्लस का बटन बना हुआ है। तो जिस भी टैब में प्लस का बटन बना हुआ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस भी कॉलम में प्लस का बटन बना होगा उसमें आपने जो डिटेल्स हैं वो फुलफिल करनी है। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा। अब इसमें वो पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट IBAN/IBFT, कंपनी का जो IBAN नंबर है या IBFT जो आपका अकाउंट नंबर है वो लिखना है आपने, और नीचे कॉन्टैक्ट्स में आपने लिखना है कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और उसके बाद आपने जो बैंक है बैंक का नाम लिख देना है। तो सिंपली मैं अपनी बैंक स्टेटमेंट पे जाऊँगा और वहाँ से जो अकाउंट नंबर है वो ले लूँगा। इसके अलावा जो ब्रांच है, ब्रांच का नंबर भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट से आइडिया हो जाएगा। तो मैं अकाउंट नंबर इधर से कॉपी कर लूँगा। फिर चलता हूँ रिटर्न पे। तो अपना IBFT या IBAN नंबर जो है आप लिख लेंगे इधर पूरा। अकाउंट में यहाँ तो आपका करंट अकाउंट आ रहा होगा, यहाँ सेविंग अकाउंट आ रहा होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा होगा। लेकिन जिन अकाउंट्स पे प्रॉफिट लगता है वो यहाँ तो आपके सेविंग अकाउंट होते हैं या आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। तो मेरे केस में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दूंगा इधर। आगे ब्रांच आ जाएगी और उसके बाद आपका बैंक का नेम आ जाएगा। कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा और जो मेरा प्रॉफिट एंड डेट था उसकी रिसीट वैल्यू, जितना मुझे प्रॉफिट मिला और जितना टैक्स डिडक्ट हो गया वो लिख दूंगा। तो 1624 प्रॉफिट ऑन डेट आ गया और 244 इस पे टैक्स डिडक्ट हुआ था। सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा। तो जो आपका फाइनल फिक्स / मिनिमम टैब है, इसमें जब आप रिसीट वैल्यू और टैक्स कलेक्टेड / डिडक्टेड डालेंगे तो वो ये भी बता देगा कि टैक्स चार्जेबल कितना है। तो 1624 रुपये मुझे प्रॉफिट मिला, 244 रुपये मेरा टैक्स कटा और इतना ही कटना चाहिए था, टैक्स चार्जेबल में भी इतना ही आ रहा है। इसके अलावा अगर मेरे पास मल्टीपल बैंक्स हैं तो मैं प्लस पे क्लिक करते हुए मल्टीपल प्रॉफिट ऑन डेट्स की डिटेल भी डाल सकता हूँ। सो मेरी जो डिटेल्स थी यहाँ तक वो पूरी हो गई, जो मेरी इनकम की डिटेल्स थी वो पूरी हो गई। एक मेरे पास सैलरी इनकम थी, उसके बाद मेरे पास एग्रीकल्चर इनकम थी कुछ, एंड देन मेरे पास प्रॉफिट ऑन डेट था। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर लूँ टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स को, तो इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें रेंटल इनकम और बिजनेस इनकम का टैब नहीं आ रहा। अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, कैपिटल गेन आ रहा है, अदर सोर्स आ रहा है और एग्रीकल्चर इनकम आ रहा है, लेकिन इसमें रेंटल इनकम और बिजनेस इनकम नहीं आ रही। तो इस केस में आपको, अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है या रेंटल इनकम भी है, तो आपको नॉर्मल टैक्स रिटर्न जो है फॉर इंडिविजुअल कंपनी AOP वो वाली सेलेक्ट करनी थी। तो उसमें रेंटल इनकम और बिजनेस इनकम भी आ रही होगी। अच्छा जी, अब मेरी सारी डिटेल पूरी है इनकम की, तो एक दफ़ा इसको देख लेता हूँ। पे जाऊँगा और सैलरी को देख लेता हूँ। तो ये जी मेरी सैलरी आ गई, पे वेजेस और अदर रेम्युनरेशन में 2.1 मिलियन की। उसके बाद कैपिटल गेन में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की। सब्सिक्वेंटली अदर सोर्सेज में मेरे पास कुछ नहीं था, ना मेरी कोई पेंशन थी, ना मेरा कोई प्रॉफिट ऑन डेट था एक्सीडिंग
5 मिलियन एंड सो ऑन, और इसके अलावा कोई भी मेरी अदर सोर्स में इनकम फॉल नहीं थी कर रही। सोर्स स्लैश एग्रीकल्चर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी 75,000 और 75,000 एग्जाम थी। एग्रीकल्चर इनकम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो आपकी प्रोविंशियल डोमेन में आती है, एफबीआर में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो सपोज कर लें अगर आपने 35 लाख की गंदम सेल की, उस पर 30 लाख जो आपका एक्सपेंस आ गया, तो इधर आपने टोटल अमाउंट में 5 लाख लिख देना है, और अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनेंस में भी आपने 5 लाख लिख देना है, और आपकी अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में 0 आ जाएगी, क्योंकि आपका जो एग्रीकल्चर इनकम है उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा। तो ये जो मेरी इनकम है, इनकम की डिटेल पूरी हो गई, तो इसको मिनिमाइज करता हूँ। उसके बाद जाऊँगा टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में, तो एडजस्टेबल टैक्स पे जाऊँगा। तो एडजस्टेबल टैक्स में मेरे पास 2 चीज़ों पे टैक्स डिडक्ट हो रहा था। एक तो मेरा आ गया सैलरी ऑफ एम्प्लॉई अंडर सेक्शन 149, जो मेरा सैलरी के अगेंस्ट टैक्स डिडक्ट हो रहा था। तो ये 2.1 मिलियन मेरी सैलरी थी, 128,000 जो थी ये मेरा टैक्स डिडक्टेड था, जो गवर्नमेंट ने जब सैलरी दी मुझे तो टैक्स विदहेल्ड कर लिया मेरा। उसके बाद नीचे चलूँगा, सेल फोन बिल अंडर सेक्शन 236, ये मेरा जो नंबर था, जो मेरा प्रीपेड नंबर था जो मैं यूज़ कर रहा था, और लोड करवाने पे जो टैक्स डिडक्ट हो गया, ये उसकी डिटेल आ गई। इसके अलावा अगर आपके नाम पे मल्टीपल सिम्स हैं तो ये आप प्लस पे क्लिक करते हुए मल्टीपल जो नंबर्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। सब्सिक्वेंटली अगर मैं आपको बाकी सेक्शंस दिखा दूं कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, जो हमने फिल नहीं किए या जिनकी हमारे पास डिटेल नहीं थी। डायरेक्टरशिप फी अंडर सेक्शन 149, अगर कोई बंदा कंपनी में डायरेक्टर है, यूजली ये लिस्टेड कंपनीज के केस में होता है, तो वो डायरेक्टरशिप फी चार्ज करता है, तो वो इधर आ जाएगी। प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151, ये हमारे केस में नहीं आएगा। कैश विड्रॉल, अगर आपको पता है कि अगर आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो 50,000 से ऊपर आपका जो है टैक्स विदहेल्ड हो रहा था, 50,000 से ऊपर आपको 300 रुपया देना पड़ रहा था, तो वो इधर आ जाना था जो आपका टैक्स विदहेल्ड हुआ हुआ है, तो वो भी आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से देख के उसको फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मोटर व्हीकल, आपने नई गाड़ी ली है तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी आ जाएगी। मोटर व्हीकल सेल की है तो उसकी ट्रांसफ़र फ़ी आ जाएगी। ये मोटर व्हीकल सेल करने की फ़ी आ जाएगी। गाड़ी का, अगर आपने गाड़ी का टोकन टैक्स लगवा रहे हैं तो ये प्राइवेट व्हीकल टैक्स अंडर सेक्शन 234, इसके आगे प्लस पे क्लिक करके तो आप सारी डिटेल दे सकते हैं। गाड़ी का नंबर, कॉन्टेंट्स में गाड़ी का मॉडल क्या है, गाड़ी का सीसी यानी कि उसकी इंजन कैपेसिटी क्या है, तो इस तरह आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलता हूँ, ये मेरा वही टेलीफोन आ गया और सेलफोन आ गया। प्रीपेड टेलीफोन कार्ड, अच्छा पहले प्रीपेड कार्ड्स आते थे कि आप पहले प्रीपेड बैलेंस करते थे कार्ड्स में अपने टेलीफोन में, और उसके बाद जो है आप इंटरनेट चलाते, तो ये उसका आ जाएगा इंटरनेट बिल पे जो आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा है। जैसे आपके पास नया टेल है या कोई और इंटरनेट प्रोवाइडर है तो वो आपका टैक्स विदहेल्ड कर रहा होगा, तो उसकी डिटेल आपने प्लस लिख के इधर ऐड कर देनी है। उसके अलावा सेल ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236, तो ये आपकी ऑटोमेटिकली डिटेल खुद ही ये उठा लेगा अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है, ये आपको लिखने नहीं दे रहा, ये आप देख सकते हैं इस कॉलम में। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236 सी वेयर प्रॉपर्टी परचेज एंड सोल्ड विद इन 1 ईयर, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया और 1 साल में ही सेल कर दिया तो उस पर जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वो आपने इधर लिख देना है, ये आप देख सकते हैं। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 236 सी वेयर प्रॉपर्टी परचेज प्रायर टू करंट टैक्स ईयर, अगर आपने प्रायर टू करंट टैक्स ईयर में यानी कि पिछले टैक्स ईयर में प्रॉपर्टी सेल किया तो उसकी आप डिटेल इधर दे देंगे जो टैक्स विदहेल्ड हुआ होगा। उसके बाद आ गया परचेज स्लैश ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 236 के, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया है तो उस पर जो टैक्स विदहेल्ड हुआ है वो इधर आ जाएगा। जितने की आपने प्रॉपर्टी ली है वो आप इधर लिख देंगे, और जितना आपने टैक्स पे किया वो आपका इधर आ जाएगा, और सिंपली उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे और आपकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आ रहा है जी पर्सनस रेमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू डेबिट स्लैश क्रेडिट कार्ड्स, अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उसको भी अगर आप क्लेम करना चाहें तो आप इधर कर सकते हैं 236Y में। सो ये मेरा इनकम का सारा पोर्शन ओके है। अभी मैं कंप्यूटेशन पे चलूंगा, तो मैं कंप्यूटेशन पे आ गया। इनकम फ्रॉम सैलरी मेरी कितनी थी, 2.1 मिलियन। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम मेरी आ गई 75,000, और सारे की सारी 75,000 की 75,000 मेरी एग्जाम थी। अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में सिर्फ जो मेरी सैलरी है वो सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है। एग्रीकल्चर इनकम मेरी सारे की सारी एग्जाम्प्ट है, और मेरी टोटल इनकम हो गई 2.1 मिलियन अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में। अगर इसको भी ऐड करते तो ये हो जाती 2.18। तो ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ये एग्जाम्प्ट में ही आएगी, अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में नहीं आएगी। 2.1 मिलियन इनकम फ्रॉम सैलरी, और यही मेरी टोटल इनकम आ गई सब्जेक्ट टू टैक्स।
टैक्सेबल इनकम भी मेरी आ गई 2.1 मिलियन, और ये टोटल इनकम में इस वजह से भी नहीं आ रही, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है ये आ रही है प्रोविंशियल की डोमेन में, तो ये इस वजह से भी टोटल इनकम में नहीं आ रही। टैक्स चार्जेबल 1,28,711, जो आपका टैक्स था सैलरी पे प्लस जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट पे था, वो टोटल बन रहा था 1,28,711। नॉर्मल इनकम टैक्स अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, जो आपके सैलरी पे टैक्स बन रहा था वो बन रहा था 1,28,467 रुपये, और फाइनल फिक्स स्लैश मिनिमम में जो आपका प्रॉफिट ऑन डेट था यानी कि जो आपकी इंटरेस्ट इनकम थी पे टैक्स बन रहा था 244 रुपये। तो जो टैक्स चार्जेबल है टोटल टैक्स मेरा जो है वो बन जाएगा 1,28,711। नीचे चलता हूँ। विद होल्डिंग इनकम टैक्स, कितना टैक्स विदहेल्ड हुआ? सैलरी पे टैक्स विदहेल्ड हुआ, उसके बाद आपका सेल फोन पे टैक्स विदहेल्ड हुआ, और उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑन डेट पे। तो ये जितना मेरा टोटल टैक्स विदहेल्ड हुआ तीनों चीज़ों पे वो आ गया। रिफंडेबल इनकम टैक्स, तो इतनी जो अमाउंट है 2,077 रुपये, ये मैंने एक्सेस पे कर दी क्योंकि मेरा सेल फोन पे भी कट गया, जिसकी वजह से मेरा रिफंड आ गया। सो ये मेरा जो इनकम वाला पोर्शन है ये सारा पूरा हो चुका है। इसके बाद मैं चलूँगा वेल्थ स्टेटमेंट पे, इसको मिनिमाइज करता हूँ और सब्सिक्वेंटली चलूंगा वेल्थ स्टेटमेंट पे। वेल्थ स्टेटमेंट पे जाने के बाद सबसे पहले जाऊंगा पर्सनल एक्सपेंसेस पे। तो पर्सनल एक्सपेंसेस में जिस भी टाइप के आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे उनकी डिटेल आ जाएगी। रेंट, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका 12 माह का जो रेंट है वो इधर आ जाएगा। रेट स्लैश टैक्सी स्लैश चार्ज स्लैश सेस, अगर आप कोई टैक्सीज वगैरह पे कर रहे हैं तो उसकी डिटेल इस जगह पे आ जाएगी। उसके बाद है व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस, गाड़ी आप चला रहे हैं तो उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस तो आएंगे ना, तो वो इधर आ जाएंगे। ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में अगर आप फॉरेन टिकट्स ले रहे हैं या लोकल टिकट्स ले रहे हैं, लोकल बस के थ्रू या प्लेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, और अब्रॉड भी प्लेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपकी टिकटिंग है उसके चार्जेस आ जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो इधर आ जाएगा, वाटर का आ जाएगा, गैस का बिल आ जाएगा, टेलीफोन के एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे। अगर आपने कोई एसेट्स की इंश्योरेंस करवाई हुई है, जैसे गाड़ी की लोग आमतौर पर इंश्योरेंस करवा लेते हैं, तो इस कॉलम में आ जाएगा। मेडिकल के खर्चे आ जाएंगे, एजुकेशनल आ जाएंगे, बच्चों की अगर आप फ़ी वगैरह दे रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी क्लब वगैरह में जा रहे हैं और उसकी मेंबरशिप पे कर रहे हैं तो वो इधर आ जाएगी। फंक्शन स्लैश गैदरिंग्स में, मतलब कि किसी फंक्शन में आपका कोई एक्सपेंस हो गया तो वो इधर आ जाएगा। डोनेशन दे दी, ज़कात दे दी। इसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट, अगर आपने कहीं से उधार लिया हुआ था तो उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपके पास कोई स्टेट लाइफ की पॉलिसी है या किसी और कंपनी की पॉलिसी है और उस पर आपने प्रीमियम पे कर दिया, वो आ जाएगा इधर। अदर पर्सनल स्लैश हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, जो पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसिस है इसमें आपकी जो ग्रॉसरी आ जाएगी, आपके खाने पीने के सारे एक्सपेंसिस इधर आ जाएंगे। जो आपके किचन एक्सपेंसिस हैं एंड अदर देन किचन एक्सपेंसिस जितने भी हैं आपके, वो सारे इधर आ जाएंगे। तो इस रिटर्न के केस में हम रेंट पे नहीं रह रहे। अच्छा, उसके बाद आ रहा है रेट स्लैश टैक्सीज स्लैश चार्ज स्लैश सेस। तो टैक्सीज में यूजली आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे होंगे या किसी और टाइप का अगर आप टैक्स पे कर रहे होंगे तो उसकी अमाउंट को आप इस कॉलम में लिख देंगे। व्हीकल रनिंग स्लैश मेंटेनेंस में आपकी गाड़ी और बाइक का खर्चा, जैसे मैंने आपको बताया, तो हमारे केस में ये अराउंड जो है 35,000 जो है ईयरली खर्चा आ जाता है। ट्रैवलिंग, अगर आपने कोई बस टिकट ली है ओवर द पीरियड, आपने किसी प्लेन पे ट्रैवल किया है, चाहे लोकल हो चाहे अब्रॉड, तो ये मैं जो लोकल ट्रैवल किया हमने उसकी अमाउंट लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आया आपको पूरे साल में, तो ये आप उसकी डिटेल लिख दें। अच्छा, वाटर के केस में एक तो आपको बिल आ रहा होता है पानी का, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो पीने का पानी भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप सारा क्लब कर सकते हैं और एस्टिमेटेड भी लिख सकते हैं। हमारे केस में ये 25,000 का आ जाएगा। गैस का बिल आ गया, ये भी आप लिख लें। उसके बाद टेलीफोन आ गया, तो टेलीफोन में मैंने सर्टिफिकेट से देख के लिखा था 18,029, तो ये मेरी अमाउंट आ गई। इंश्योरेंस मैंने कोई नहीं करवाई हुई है एसेट्स की। जो मेडिकल है, मेडिकल का मेरा एक्सपेंस आया पूरे साल का 1.5 लाख। एजुकेशनल है, एजुकेशनल में जो बच्चों की फ़ी है वो आ जाएगी, तो बच्चों की फ़ी आ गई 3,60,000। सब्सिक्वेंटली इसके बाद कुछ घरेलू अखराजात आगे खाने पीने के, तो वो मैं एस्टिमेटेड लिख दूंगा और सिंपली इसके बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करूंगा। तो ये मेरे टोटल खर्चे आ गए 1.3 मिलियन के, 13,90,000 के। 21 लाख इनकम थी और 13,90,000 के एक्सपेंस आ गए। इसके बाद जाऊंगा पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज पे। अच्छा, पर्सनल एसेट स्लैश लाइबिलिटीज में सबसे पहले आपके पास आ रहा है एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के बाद आ रहा है कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो अगर कोई आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है